Hello students, once again we will discuss about lesson first crop protection. इससे पहले भी हम लोग दो बार सेम चीज को पढ़ चुके हैं। आज उससे कुछ आगे चलेंगे। लास्ट क्लास में क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड्स में हमने देखा था सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स, सिलेक्शन ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स एंड द मेथड ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स। किस तरह से उसको बोया जाता है, सीड्स को लगाया जाता है। आज उससे आगे देखेंगे नेक्स्ट इरिगेशन। एक बार फिर से आपको हम इंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे कि अगर कुछ रह जाती है चीजें या छूट जाता है तो आप रिकॉर्डिंग क्लास को फिर से देखें। साथ में स्टडी मटेरियल में कुछ इसके अलावा लाइव क्लास के अलावा भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में इस लाइव क्लास के अलावा भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। उन सभी चीजों को आप पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, एक बार नहीं दो बार। फिर भी लगे कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आता है, कोई डाउट है, किसी तरह का प्रॉब्लम है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसे चैट सेक्शन में अवश्य मेंशन करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो डाउट है, वो पूरी तरह से क्लियर हो। और मेरे ख्याल से यह एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो निश्चित रूप से यह आपके ऑफलाइन क्लास से भी बेहतर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बशर्ते कि आपको पूरे डेडिकेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आपको ध्यान देना हो, बातों पर गौर करना हो। अगर आपने इग्नोर किया तो फिर चीजें रह जाएंगी। हमारा बताना, आपका सुनना वो व्यर्थ होगा अगर आप चीजों को फॉलो नहीं करते। एक बार फिर से आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो आपको स्टडी मटेरियल में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑफलाइन वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी लाइव क्लास से हटकर भी वीडियो दिए जाएंगे। चैट सेक्शन में असाइनमेंट में क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। आप उसे कॉपी में नोट करेंगे, याद करेंगे, बार बार उन चीजों को पढ़ेंगे और फिर भी डाउट रह जाए तब आप पूछेंगे। कुल मिलाकर अगर आपने कोशिश किया तो लेसन में कुछ भी नहीं बचे। तो चलिए आते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, दैट इज इरिगेशन। इससे पहले हम लोग देखे थे एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कि टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, to increase the fertility of the soil, farmers add manure और fertilizers। soil की fertility को बढ़ाने के लिए फार्मर या तो मैन्योर ऐड करता है या फर्टिलाइजर। तो मैन्योर फर्टिलाइजर पर एक स्पेशल वीडियो डाल दिया गया है, आप उसे ध्यान से देख लें। यहाँ शॉर्टकट में हम इसे डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। मैन्योर्स, those organic materials rich in organic nutrients which are formed from animal waste or plant waste। वैसे मैटर, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसे ऑर्गेनिक सबस्टांस जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से भरे होते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट से तैयार होता है। तो मैन्योर जो है यह सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और अगर कहा जाए तो यह लाइफ ऑफ सॉइल को भी इंक्रीज करता है। मैन्योर्स इको फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, दे डू नॉट हार्म आवर इन्वायरमेंट
They do not pollute the soil, the water and the air. ये न तो वाटर को पोल्यूट करता है, न एयर को और न सॉइल। These are helpful for us. Fertilizers increases the fertility of the soil, but it is not eco-friendly. They pollute air and water. Excess use of fertilizers in the field is washed away with rainwater. क्रॉप में, फील्ड में फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज करते हैं। वो फर्टिलाइजर्स रेन वाटर के साथ बहकर रिवर में, वाटर बॉडीज में चला जाता है, जो वाटर को पोल्यूट करता है, एल्गी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसके कारण वाटर में सॉल्युबल ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है एंड दिस इज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स और द केमिकल्स which are prepared in the laboratory by using the chemicals. It is rich in a particular type of nutrients. फर्टिलाइजर्स वैसे इनऑर्गेनिक सबस्टांस है जिसे ह्यूमन बीइंग के द्वारा केमिकल्स का यूज करके बनाया जाता है और इसे डिजायर्ड न्यूट्रिएंट से फुलफिल किया जाता है। फॉर एग्जांपल यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, एनपीके, सोडियम, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसमें अधिक होते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स अधिक होते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर्स का यूज फील्ड में हम उस अकॉर्डिंग करते हैं जिसकी कमी हमें ज्यादा लगती है। अगर लगता है कि नाइट्रोजीनियस न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो यूरिया मिक्स करते हैं, अगर लगता है फास्फोरस मिनरल्स की कमी है तो फास्फोरस फॉस्फेट यूज करते हैं, पोटेशियम की कमी ज्यादा है, प्लांट्स को पोटेशियम न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो उसे हम पोटास यूज करते हैं। कहने का मतलब फर्टिलाइजर्स कंटेन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो चलिए ये चीजों को आप फिर से एक बार देख लेंगे वीडियो में जो डाला गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप इज इरिगेशन। The artificial process of watering. Artificial process of watering the plants is known as irrigation. Artificial process of watering the plants is known as irrigation. Artificial यानी रेन वाटर के अलावा, रेनफॉल के अलावा, प्लांट के रिक्वायरमेंट के अनुसार, क्रॉप के जरूरत के हिसाब से ह्यूमन बीइंग के द्वारा उसे वाटर करना, उसकी सिंचाई करना, इरिगेशन करना। जनरली हम लोग इरिगेशन कैसे करते हैं तो पॉन्ड्स में, रिवर्स में, वाटर बॉडीज में ट्यूबवेल के द्वारा जो वाटरिंग किया जाता है उस मेथड को हम इरिगेशन कहते हैं। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के इरिगेशन किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल मेथड, सेकेंड इज मॉडर्न मेथड, मॉडर्न टेक्निक। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या क्या है? ट्रेडिशनल मेथड जो पहले के टाइम याद आता था, जैसे आपका हो गया बोट, जिसको चैन सिस्टम भी कहते हैं, चैन सिस्टम, ढेकली,
क्या है, डायरेक्टली। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें कि बहुत एक पुली चैन सिस्टम होता है। पुली चैन सिस्टम में क्या किया जाते हैं, एक पुली से रॉड को बांध दिया जाता है एनिमल्स के हेल्प से, या ह्यूमन बीइंग खुद मैकेनिकली उसे खींचना पड़ता है, और वाटर बॉडीज में कोई वेसल बांधकर रॉड से लटका दिया जाता है, जिसके द्वारा इजीली एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को फील्ड में प्रोवाइड किया जाता है। यानी ये सारे जो मेथड है, ये मैकेनिकल मेथड है जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा तैयार किए गए हैं, और ये परंपरागत रूप से यूज किए जाते हैं। तो इरिगेशन का फर्स्ट मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, और ट्रेडिशनल मेथड और इसी में ये सब आते हैं मॉडरेटली चैन पुली सिस्टम। ये सारे वो मेथड हैं जो यूज तो किए जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिफिकल्टीज होते हैं। डिफिकल्टीज ये होते हैं कि सबसे पहला इसमें एक स्लो प्रोसेस ऑफ इरिगेशन है। सेकंड, वाटर बॉडीज का होना जरूरी है, वहां पर रिवर हो, पॉन्ड हो, कोई भी वाटर बॉडीज अवेलेबल हो। और एज वी नो दैट इट इज नॉट पॉसिबल of the presence of water bodies everywhere। हर जगह वाटर बॉडीज नहीं है। बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां पर न तो रिवर है न पॉन्ड है, तो फिर उस जगह के फील्ड में हम क्रॉप का, प्लांट्स का इरिगेशन किस प्रकार से करेंगे? तो उसके लिए हम लोग मॉडर्न टेक्निक यूज करते हैं। मॉडर्न टेक्निक में भी स्पेशल टाइप, जैसे एक आपका आ गया ट्यूबवेल सिस्टम, हैंडपंप सिस्टम, तो वो सब भी आपका ट्रेडिशनल मेथड में आ गया। अब मॉडर्न टेक्निक की अगर बात करें तो ऐसा टेक्निक जो लेस अमाउंट ऑफ वाटर से लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को इरिगेट कर सके, वाटर कर सके। दूसरा, वेस्टेज ऑफ वाटर कम हो, और ऐसे सॉइल पर भी इफेक्टिव हो जहां पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम हो, जहां के सॉइल में वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ही लेस है। जैसे सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल पे आप वाटरिंग करते हैं तो वो मॉइस्चर कुछ समय के लिए रहता है, तुरंत वो ड्राई हो जाता है, बिकॉज इट परकोलेट डाउन इन शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे जगहों पर इरिगेशन के लिए हम लोग मॉडर्न टेक्निक यूज करते हैं। तो दो मॉडर्न टेक्निक है। मॉडर्न मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रिंकलर सिस्टम, सेकेंड इज ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर, इसमें एक रोटेटिंग नोजल का यूज किया जाता है। रोटेटिंग नोजल, जब वाटर फ्लोज होता है, यानी हम कह सकते हैं इन दिस सिस्टम वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू अ रोटेटिंग नोजल। In this system, water allows to flow through a rotating nozzles. रोटेटिंग नोजल्स का यूज किया जाता है। यह सोरिंग, दैट मीन्स रेनफॉल की तरह वाटरिंग का प्रोसेस है। रेनफॉल की तरह, यानी यह लेस अमाउंट ऑफ वाटर यूज किए जाते हैं, लार्ज स्पेस, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को इरिगेट करने के लिए। तो रोटेटिंग नोजल्स का यूज किया जाता है, जिससे वेस्टेज ऑफ वाटर कम होते हैं। और सैंडी सॉइल में, जिसमें कि मॉइस्चर कुछ समय के लिए होता है, या कह सकते हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जहां कम होती है,
उस जगह के लिए यह बहुत ही सक्सेसफुल है, यूजफुल मेथड है स्प्रिंकलर सिस्टम। वंस अगेन, a system of irrigation in which water allows to flow through rotating nozzles, जिसमें वाटर को रोटेटिंग नोजल्स के द्वारा पास कराया जाता है, वर्षा की तरह इरिगेट कराया जाता है। तो दिस इज स्प्रिंकलर सिस्टम। सेकेंड इज ड्रिप इरिगेशन। It is especially used for fruit plants or flowering plants or vegetable plants. यानी फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर ऐसे प्लांट्स को इरिगेट करने के लिए किया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे प्लांट्स के लिए दूसरे के लिए भी किया जाए, लेकिन जनरली इट इज यूज्ड फॉर फ्रूट, फ्लावर एंड वेजिटेबल प्लांट्स। इसमें क्या किया जाता है? इन दिस मेथड, in the drip irrigation, the plants are watered by drip to the root of the plants, directly at the base of root of the plant. इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप सीधा प्लांट के रूट में वाटर पहुंचाया जाता है। इससे वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत कम होते हैं and it is very useful because in very less amount of water we can irrigate large area of field or large number of plants। यानी कि बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर में हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को इरिगेट कर सकते हैं। तो these are two methods, a sprinkler system and drip irrigation of modern method of irrigation। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन, इसमें रोटेटिंग नोजल्स का यूज किया जाता है। इसमें पाइपलाइन बिछाकर और इस तरह से अरेंज किया जाता है पाइपलाइन को कि सभी प्लांट्स के रूट के पास एक छोटे छोटे होल होते हैं और उसी के थ्रू डायरेक्टली वाटर सप्लाई किया जाता है एट द बेस ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट्स। सीधा प्लांट के रूट के बेस में वाटर पहुंचाया जाता है। तो दिस इज द मेथड ऑफ इरिगेशन। नाउ द नेक्स्ट प्रैक्टिसेस इज हार्वेस्टिंग। आपने सीड्स लगा दिया, बो दिया, फर्टिलाइजर मैन्युअर्स मिक्स कर दिए, फसल तैयार हुआ, आपने उसे इरिगेट किया, वीडिंग किया। नहीं, एक बार फिर से वीडिंग पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडिंग, वंस अगेन वीडिंग दैट मीन्स द रिमूवल ऑफ weeds, रिमूवल ऑफ weeds। नहीं, weeding removal of weeds। weeds है क्या? What do you mean by weeds? Unwanted plants are grown with crops। वैसे अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप के साथ उग जाते हैं, ग्रो होते हैं, वीड्स कहलाते हैं। दे compete with crop for nutrients, for space, for air। वीड्स जो है क्रॉप प्लांट्स के साथ न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, एयर के लिए compete करते हैं। वे उसी न्यूट्रिएंट्स में, उसी वाटर में, उसी स्पेस में शेयर करते हैं जो क्रॉप के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। यानी क्रॉप के एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, एक प्रॉपर स्पेस की जरूरत होती है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है। अब अनवांटेड
प्लांट्स उसमें ग्रो कर जाते हैं, बीड्स ग्रो कर जाते हैं, वो उन्हीं एयर में, उन्हीं वाटर अमाउंट में, उन्हीं अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स में शेयर करते हैं, जिससे जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाटर एयर प्लांट्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो जिस रूप में उसका डेवलपमेंट होना चाहिए क्रॉप प्लांट का, जिस रूप में उसे ग्रो करना चाहिए वो नहीं हो पाता है, एंड इट इफेक्ट्स ऑन द प्रोडक्शन, दैट मींस इट डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सो इट इज नेसेसरी टू रिमूव द weeds फ्रॉम द फील्ड्स, हमें weeds को निकालना जरूरी होता है, टू डिक्रीज द कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स फॉर वाटर एंड फॉर एयर, कि ताकि प्लांट्स को, क्रॉप प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए कंपटीशन न करना पड़े, जिस अमाउंट में उसे चीजें चाहिए वो उसे अवेलेबल हो। वीडिंग, दैट मींस द रिमूवल ऑफ वीड्स। तो वीडिंग किया कैसे जाता है? एक मैनुअल मेथड होते हैं जिसमें हैरो या खुरपी जो कहिए उसके द्वारा अनवांटेड प्लांट्स को निकाल दिया जाता है, या अब कुछ केमिकल्स भी यूज किए जाते हैं जैसे वीडीसाइड्स करते हैं। वीडीसाइड्स ये क्या करते हैं? इसका हम स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, जिससे बीड्स तो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन क्रॉप प्लांट्स को कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये फर्स्ट था बीडिंग। सेकेंड, कुछ इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं वो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं, जिसमें से एक आता है पेस्टिसाइड्स। तो पेस्ट मींस होता क्या है? पेस्ट, तो दोस microorganisms or small animals which destroy the crops are known as pests. तो पेस्ट को नष्ट करने के लिए जिस केमिकल का यूज किया जाता है उसे पेस्टिसाइड्स कहते हैं। पेस्टिसाइड्स, जिसमें कि ये BLC का आपने नाम सुना, ये इसका स्प्रे किया जाता है। ये पेस्ट को तो नष्ट कर देता है लेकिन क्रॉप को नष्ट नहीं करता, बट इट इज हार्मफुल, इट इज द कॉज ऑफ स्किन इरिगेशन, या स्किन इरिगेशन प्रोड्यूस करता है, एंड इट आल्सो पॉल्यूट द वाटर बॉडीज को भी पॉल्यूट करता है। कुछ स्मॉल एनिमल्स होते हैं जैसे रैट्स हो गए, तो रैट्स को नष्ट करने के लिए जिस पेस्टिसाइड का यूज करते हैं उसे रोडेंटिसाइड्स कहते हैं। रोडेंटिसाइड्स। इंसेक्ट को नष्ट करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स। रैट्स को नष्ट करने के लिए रोडेंटिसाइड, इंसेक्ट को नष्ट करने के लिए इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है। ये सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पेस्ट को नष्ट कर देते हैं लेकिन क्रॉप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट इट इज हार्मफुल फॉर अस। इट कॉज स्किन इरिगेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स आल्सो क्रिएटेड इन अस। इट पॉल्यूट द वाटर, इट पॉल्यूट द सॉइल। लेकिन क्योंकि क्रॉप को ये बहुत ज्यादा नष्ट कर रहे हो तो इसका यूज भी जरूरी होता है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज हार्वेस्टिंग। अब क्या होगा? बीज बो दिए गए, मैन्युअल फर्टिलाइजर ऐड कर दिए गए, फर्टिलिटी बढ़ा दिया गया,
इरिगेशन हो गया, वाटरिंग हो गया, उससे बीड्स को भी बाहर निकाल दिया गया, पेस्ट से भी प्रोटेक्ट कर दिया गया। अब क्रॉप्स मैच्योर हो गया, पक गया, पकने के बाद क्या किया जाएगा, उसकी कटाई की जाएगी, दैट मीन्स हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स इज नोन एज हार्वेस्टिंग। मैच्योर क्रॉप का कटिंग करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। हार्वेस्टेड क्रॉप से ग्रेन्स भी निकाले जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ getting of grains from harvested crops, that is known as threshing by the use of thresher। थ्रेशर का यूज कर हार्वेस्टेड क्रॉप से ग्रेन्स निकाले जाते हैं। और वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ separating the grains from its straw and sap, स्ट्रॉ और सैप से फर्स्ट ऑफ ऑल हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कटिंग द मैच्योर क्रॉप्स इज नोन एज हार्वेस्टिंग। थ्रेसिंग, the process of separating the grains from straw and sap, भूसे से ग्रेन्स को अलग करने के प्रोसेस को थ्रेशिंग करते हैं। अब क्या, थ्रेशिंग के बाद पूरी तरह से ग्रेन सेपरेट नहीं होता है, उसमें अब भी सैप मौजूद होते हैं। तो अब उसे क्या करते हैं, विनोइंग। विनोइंग एक प्रोसेस होता है, एक हाई प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसको धीरे धीरे गिराया जाता है, एक हल्का हवा का झोंका दिया जाता है, जिससे कि जो लाइट वेटेज सैप होते हैं वो तो उड़ जाते हैं और हैवी ग्रेन्स जो है वहीं पर सेटल डाउन हो जाते हैं। तो विनोइंग के द्वारा ग्रेन्स को भी सैप से अलग किया जाता है। तो हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। अब जब ग्रेन्स तैयार होकर घर आ जाता है, फिर भी उसपे खतरा होता है, उसे बचाना होता है, उसे प्रोटेक्ट करना होता है। अब अगर प्रोटेक्ट नहीं किए तो हमारी पूरी साल की मेहनत बेकार जाती है। यानी स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। अब जो ग्रेन्स घर पे आ गया, उसका स्टोरेज किस तरह से होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लेस ऑफ स्टोरेज शुड बी ड्राई एंड मॉइस्चर फ्री। बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चराइज नहीं होना चाहिए, वहां पर इंसेक्ट्स नहीं होने चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने, फंगी नहीं होना चाहिए, बिकॉज मॉइस्चर प्रमोट्स द प्रोग्रेस ऑफ ग्रोथ ऑफ फंगस। मॉइस्चर जो है फंगस को प्रमोट करता है, जहां मॉइस्चर है वहां फंगस डेवलप होगी। एंड the storage of grains should be inspected regularly। जहां पर आपने ग्रेन्स को स्टोर किया वहां रेगुलरली उसको देखते रहिए, जांच करते रहिए कि कहीं कोई फंगस, कोई कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप तो नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग जनरली घर पे नीम लीव्स का यूज करते हैं, नीम के पत्तियों का यूज करते हैं। और ऐसे अब बहुत सारे केमिकल्स आ गए जो प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेन्स के लिए यूज किए जाते हैं, जिसे हम ग्रेन्स के साथ डाल देते हैं, जिसके कारण कोई इंसेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप नहीं होता और हमारा जो ग्रेन्स है वो सेफ होता है। एक मेथड हम लोगों ने देखा होगा कि गर्मी बैग में पैक किया जाता है,
सिलोज, सिलोज एक प्रॉपर बॉक्स वेसल की तरह बनाया जाता है जो मॉइस्चर फ्री होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दैट्स ऑल।